कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ बेहद खूंखार अपराधियों को एक बड़े समुद्री जहाज के जरिए उनके देश वापस ले जाने की तैयारी चल रही होती है। इन कैदियों में सबसे खतरनाक शख्स रैक्स होता है, जिस पर दर्जनों औरतों की हत्या का इल्जाम होता है और उसे अपने जुर्म पर जरा भी पछतावा नहीं होता। सफर के दौरान रैक्स एक अधिकारी लियोन से बदतमीजी करने लगता है, जिस पर गुस्से में लियोन उसे बुरी तरह सबक सिखा देता है। इसी बीच पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद कमांडर एरन सभी अफसरों को उनकी जिम्मेदारियां समझा रहा होता है। इसके बाद सभी कैदियों को अलग अलग सेल में बंद कर दिया जाता है और हर अपराधी पर एक एक गार्ड तैनात किया जाता है। लियोन कैदियों को जहाज के सख्त नियम समझाता है, लेकिन ज्यादातर अपराधी उसके खिलाफ शोर मचाने लगते हैं। इन सब के बीच एक कैदी नोआ ऐसा होता है जो बिल्कुल शांत रहता है और किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देता। जहाज में कुछ महिला अपराधी भी होती हैं, जिनमें से एक का नाम जीवा होता है। जीवा पर अपने पति और उसके माता पिता की हत्या का आरोप होता है। इन महिला कैदियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी ऑफिसर माया और डॉक्टर कालन को दी जाती है। सभी जानते हैं कि इतने खतरनाक अपराधियों को इतनी लंबी दूरी तक ले जाना जोखिम भरा है। इसी वजह से डॉक्टर कालन को इस मिशन में खास तौर पर शामिल किया गया होता है। इसी टीम में एला नाम की एक नर्स भी होती है। जब सभी लोग अपना सामान चेक कर रहे होते हैं, तभी डॉक्टर कालन चुपके से दवाइयों के बॉक्स से एक इंजेक्शन निकाल लेता है। उधर किचन में कुछ रसोइये मिलकर खाना बना रहे होते हैं। मौका मिलते ही डॉक्टर कालन वह इंजेक्शन लेकर इंजन रूम की तरफ चला जाता है। यहाँ खुलासा होता है कि डॉक्टर कालन को जहाज पर मौजूद सबसे रहस्यमयी और खतरनाक कैदी एरिस को इंजेक्शन देने का काम सौंपा गया था। इस इंजेक्शन का मकसद पूरे सफर के दौरान एरिस को बेहोश रखना था, लेकिन एरिस को जहाज में कहाँ रखा गया है, यह जानकारी कमांडर एरन के अलावा किसी और के पास नहीं होती। उधर हेडक्वार्टर में बैठा एरन कुछ गुप्त फाइलें देख रहा होता है, जहां उसे पता चलता है कि एरिस कभी मिलिट्री का हिस्सा रह चुका था। रात होते ही एक चालाक कैदी रैक्स अपनी जीप में छुपा कर रखी तार निकालता है और उसकी मदद से अपनी हथकड़ी खोल लेता है। फिर वह वही तार दूसरे कैदियों तक पहुंचा देता है ताकि वे भी आजाद हो सकें। इसी दौरान एक चौंकाने वाला सच सामने आता है कि किचन में मौजूद रसोइये असल में रैक्स के ही आदमी होते हैं, जिन्होंने असली रसोइयों को मारकर उनकी जगह ले ली थी। जब रैक्स की सेल चेक करने एक पुलिस वाला आता है, तो रैक्स और उसके साथी मिलकर उसे मार देते हैं और उसकी लाश फ्रीजर में छुपा देते हैं। इसके बाद रैक्स के गुंडे कंट्रोल रूम में घुस जाते हैं और वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को मार डालते हैं। वे सारी कम्युनिकेशन वायर काट देते हैं ताकि लियोन किसी भी तरह हेडक्वार्टर से संपर्क ना कर सके। कुछ ही देर में लियोन को जहाज में हो रही गड़बड़ी का अंदाजा हो जाता है और वह तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा करता है, जिसमें माया भी शामिल होती है। जब यह टीम कंट्रोल रूम पहुंचती है, तो रैक्स के आदमी अचानक हमला कर देते हैं। वहां जबरदस्त गोलीबारी होती है, लेकिन लियोन और माया मिलकर सभी हमलावरों को ढेर कर देते हैं। इसी दौरान माया को एक घायल क्रू मेंबर मिलता है, जो आखिरी सांसें ले रहा होता है। वह बताता है कि इमरजेंसी में इंजन रूम में रखा सैटेलाइट फोन इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ रैक्स बाकी सभी कैदियों को भी आजाद कर देता है। नोआ उसे समझाने की कोशिश करता है कि जहाज पर कब्जा करने से हालात और बिगड़ जाएंगे, लेकिन रैक्स उसकी बात नहीं मानता और पूरे जहाज पर राज करने का फैसला कर लेता है। इधर डॉक्टर केलिन और नर्स एला अपनी जान बचाने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर रैक्स ने उन्हें पकड़ लिया तो वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी बीच रैक्स इंजन रूम पहुंचता है, जहां वह जियान नाम के एक कैदी को लाशें छुपाते हुए देखता है। किसी को अंदाजा नहीं होता कि इंजन रूम की पाइपलाइन से खून टपक रहा है, जिसकी बूंदें सीधे एरिस के चेहरे पर गिरने लगती हैं। अचानक एरिस की आंखें खुल जाती हैं और वह खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपराधी जियन इधर उधर घूमते हुए जीवा के कमरे तक पहुंच जाता है। वहां तैनात गार्ड को वह बेरहमी से मार देता है और जीवा समेत बाकी कैदियों को आजाद कर देता है, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि कुछ ही पलों में एरिस वहां पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है। किसी तरह सब लोग जान बचाकर लिफ्ट में घुस जाते हैं। एरिस भी उनका पीछा करता हुआ लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है।
उधर लियोन यह सब देखकर कैदियों को एरिस के आतंक से बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी अचानक लिफ्ट नीचे गिर जाती है। इस हादसे में जियन की मौके पर ही मौत हो जाती है। लियोन को लगता है कि शायद एरिस भी खत्म हो गया होगा, लेकिन वह किसी तरह बच निकलता है। हालात को समझते हुए लियोन तुरंत जीवा को फ्रीजर में छुपा देता है और खुद एरिस का सामना करने निकल पड़ता है। कड़ी मेहनत के बाद वो एरिस का एक हाथ तोड़ देता है, लेकिन फिर भी उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाता और मारा जाता है। इसके बाद एरिस फ्रीजर के अंदर जाता है। जीवा डर के मारे जमीन पर लेट जाती है और मरने का नाटक करती है। ठंड की वजह से एरिस को यह एहसास नहीं होता कि वह जिंदा है और वह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नोआ और बाकी बचे लोग उस कमरे तक पहुंचते हैं जहां कभी एरिस को कैद रखा गया था। वहां उन्हें कुछ दस्तावेज मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि एरिस की उम्र सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा है। असल में उसे जिंदा ही नहीं होना चाहिए था। सच्चाई यह निकलती है कि में दूसरे विश्व युद्ध का एक सैनिक था। युद्ध के दौरान जापानी सेना ने उसे पकड़ लिया था और उस पर खतरनाक प्रयोग किए गए थे। उनका मकसद युद्ध के लिए सुपर ह्यूमन सैनिक तैयार करना था। डॉक्टर कालिन जब और जानकारी निकालता है तो पता चलता है कि एरिस के अंदर कई असाधारण शक्तियां हैं। वह आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर, तेज और लगभग अमर है। इसके बाद कहानी जाती है जहां जापानी वैज्ञानिक अपने प्रयोग की कामयाबी का जश्न मना रहे होते हैं। तभी एरिस होश में आ जाता है और वह उन सभी को मार डालता है। इधर पुलिस हेडक्वार्टर से कमांडर एरन एक स्पेशल टीम के साथ जहाज की ओर रवाना होता है। इस टीम के सदस्यों ने खास इंजेक्शन लिया होता है जिससे वे एरिस की ताकत का सामना कर सके। जहाज पर पहुंचते ही उनकी मुलाकात जीवा से होती है। जीवा मदद की गुहार लगाती है, लेकिन एरन का मकसद सिर्फ एरिस को खत्म करना होता है। बिना देर किए वह जीवा को गोली मार देता है। इसके बाद एरन नोआ के साथियों को भी मार डालता है और अंत में आमना सामना नोआ से होता है। यही खुलासा होता है कि एरन और नोआ एक दूसरे को पहले से जानते हैं। नोआ की छाती पर भी वही नंबर बना होता है जो एरिस के शरीर पर था। तब पता चलता है कि सालों पहले एरन के ग्रुप ने कई लोगों पर जबरन प्रयोग किए थे। ज्यादातर लोग मर गए, लेकिन एक ही इंसान जिंदा बचा था और वह था नोआ। नोआ किसी तरह वहां से भाग निकला और उसने एक नई जिंदगी शुरू की। उसने शादी की और उसका एक छोटा बेटा भी हुआ। लेकिन जब एरन को पता चला कि नोआ जिंदा है तो वह उसके पीछे पड़ गया। एक दिन एरन उसके घर में घुसा और उसकी पत्नी और बच्चे को मार डाला। इस सदमे ने नोआ की पूरी जिंदगी बदल दी और वह बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में उतर गया। तभी अचानक एरिस वहां पहुंच जाता है और एरन व नोआ दोनों पर हमला कर देता है। एरन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक खास इंजेक्शन लेता है और किसी तरह एरिस को काबू में कर लेता है। इसके बाद वह नोआ के सामने जाकर हंसते हुए उसके बच्चे की मौत को याद दिलाता है। गुस्से से भरा नोआ एरन पर हमला करता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। वह खुद भी उसके पीछे कूद जाता है। अगले दिन हम डायरेक्टर नाम के आदमी को देखते हैं जो एक दूर दराज आइलैंड पर वही पुराने प्रयोग फिर से कर रहा होता है। वहीं एक बच्चे को दिखाया जाता है जो असल में नोआ का बेटा होता है। सच यह होता है कि एरन ने बच्चे को मारा नहीं था, बल्कि उसे डायरेक्टर के पास ले आया था क्योंकि उसके अंदर भी सुपर ह्यूमन ताकतें थी। यह भी खुलासा होता है कि डायरेक्टर प्रयोगों का हिस्सा था जिनसे एरिस को शक्तियां मिली थी। अब डायरेक्टर का मकसद बच्चों पर प्रयोग करके एक नई सुपर ह्यूमन दुनिया बनाना था। उधर नोआ समुद्र में गिरने के बाद किसी तरह जिंदा बच जाता है और किनारे पहुंच जाता है। अब वह इस खुफिया संगठन से अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब